सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल। और आज हमारे साथ है शोएब आफ्ताब। आप सब इनको जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं यार। शोएब आफ्ताब की ऑल इंडिया रैंक थी 1। ठीक है, नीट 2020 के अंदर करेंटली ही इज परसुइंग एमबीबीएस, थर्ड ईयर में है करेंटली, एम्स दिल्ली से। ठीक है, तो आज का ये वीडियो भैया क्यों, तो आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी। कई लोगों को एक होता है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, जो टॉप 10 रैंक में लाते हैं, तो उनका स्ट्रेटेजी क्या होता है पेपर अटेंड करने का। ठीक है, कैसे वो पेपर को अटेंड करते हैं नीट में। और अभी नीट आने वाली है एक 10 दिन के अंदर, तो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम तुम्हारा आउटपुट निकले, सिली मिस्टेक्स कम हो और तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर निकले। ठीक है, सो हेलो शोएब, कैसे हो? हेलो हेलो यार, बढ़िया हूँ। और बिल्कुल सही कहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है पेपर अटेम्प्टिंग को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में ऐसे आते रहते हैं कि उस दिन क्या करना है, क्योंकि हम लोग जो मॉक टेस्ट वगैरह पे करते हैं वो तो है, बट उस दिन का एक अलग ही प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली एक वैलिड शोएब इशू के है। 720 और 720 है, मतलब एक भी सिली मिस्टेक नहीं है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। और एक परफेक्ट स्कोर था, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर इसी साल आया था 2020 में, और शोएब का ही था। और इसका ऑल इंडिया रैंक 2 भी था। बट कैसे अटेम्प्ट करने पर वो जानेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि लाइक पेपर से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए, लाइक सबको एंग्जाइटी होती है। ठीक है, लोगों को लगता है कि बस उनको एंग्जाइटी हो रही है। देखो टॉपर कोई भी हो, ठीक है, सबको एंग्जाइटी होती है, तो कैसे उसको मैनेज करना है पेपर के पहले जो एंग्जाइटी होती है सब चीज़ों को। पेपर के पहले जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये तो रहेगा। एक चीज हमेशा समझना है कि ये सबके लिए है। मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आपके लिए भी है। अगर कोई टॉपर जो आपके कोचिंग में टॉप कर रहा है, उसके लिए भी उतना ही एंजाइटी वाला मोमेंट है। सबके लिए ही है। तो वो चीज समझना पड़ेगा कि ये सबके लिए है और उसको आराम से हैंडल करना है। ऐसा सोचना है कि जो एक हम पेपर दे रहे हैं नीट का, वो बिल्कुल एक मॉक टेस्ट ही है। उसको मॉक टेस्ट की तरह लेंगे तो फिर बिल्कुल वो प्रेशर आएगा नहीं इतना। वैसे और भी हेल्प तब होता है जब आपने और कोई मतलब ऐसा टाइप एग्जाम दे रखा हो, जैसे जेई मेंस अगर दे रखा हो या फिर केपीवाई वगैरह दे रखा हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे एग्जाम्स दे देना चाहिए, क्योंकि आपको एक नेशनल लेवल एग्जाम का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, तो और अगर उससे अभी पहले एक अभी अगर नहीं दे रखा एग्जाम्स तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट तुमने अगर बहुत सारे दे रखे हैं, अभी एक दो मॉक टेस्ट सही से अटेम्प्ट कर लो, काम बन जाएगा। राइट। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे एक चीज़ और होती है कि हम लोग वहाँ पे जब नीट में हम लोग एंटर करते हैं तो फ्रिस्किंग वगैरह होती है, चेकिंग वगैरह होने के बाद एंटर करते हैं। और सेंटर भी मोस्टली दूर ही होता है, मतलब जो हमारे पॉइंट से जहाँ पे भी हम लोग रहेंगे उससे मोस्टली दूर होता है ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। एकदम जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग के माइंड में हमेशा ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे पहले चले जाएंगे तो उससे थक जाएंगे या फिर भूल जाएंगे। ये मतलब माइंड में रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो नीट के एग्जाम में बहुत जल्दी एंट्री करवा देते तो 3 घंटे एग्जाम हॉल में इवन मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही बैठा रहना पड़ता है। तो वो चीज़ एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। पहले से हम लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा या भूल जाएंगे। भूल जाने का डर रहता है कि भाई 3 घंटे से बैठे हैं, भूल तो नहीं जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा उसका इफेक्ट जो था वो और कामिंग इफेक्ट होता है, मतलब वो शांत कर देता है बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन होता है कि जब ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो उसका सीक्वेंस मतलब अटेम्प्ट कैसे किया पेपर को, लाइक पहले बायोलॉजी किया, मैक्सिमम जब क्या करते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स करते हैं, तुमने क्या किया था? और क्या सीक्वेंस अटेम्प्टिंग पेपर का, मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने का? बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और वो करना भी चाहिए। मतलब ऐसा है कि जिसका जो स्ट्रांग है, मैं तो कहता हूँ वो पहले अटेम्प्ट करो। जी। उसका क्या रीज़न है कि जो आपका स्ट्रांग है उसमें अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो पेपर या तो इजी होगा, मॉडरेट होगा, जो भी हो। बट कहीं ना कहीं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें सही हो रहे होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बायो स्ट्रांग होता है, तो उनको मैं बोलता हूँ बायो ही अटेम्प्ट करो पहले। मेरे केस में थोड़ा अलग था, मेरा फिजिक्स हमेशा स्ट्रांग था। तो मैं फिजिक्स को मैंने पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम सही हो रहे होंगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि यार बहुत तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम बायो की है। सही हो रहे हैं। हाँ, तो मेरा फिजिक्स बायो और फिर केमिस्ट्री था। मेरा साइकोलॉजी ये था कि लास्ट में मेरे को कोई ऐसा सब्जेक्ट करना है जहाँ पे मतलब सिलिमिस्टिक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। मतलब बायो में ऐसे होता है ना, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट पढ़ लिया, तो ऐसे सवाल मतलब मैक्सिमम बायो में होते हैं। स्टेटमेंट में कोई एक चीज़ को चेंज कर दिया है, एक वर्ड को चेंज कर दिया एनसीईआरटी में से और वो डाल दिया। तो ऐसे जो सिलिमिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी बायो में काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो मैंने क्या किया, बीच में बायो किया, लास्ट में मैंने केमिस्ट्री को रखा, बिकॉज मेरे को लगता था केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक इतना हो नहीं सकता, मतलब स्कोप थोड़ा कम है, उसमें भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट फिजिक्स और बायो के कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा कम लगता था, तो इस वजह से मैंने लास्ट में केमिस्ट्री किया। बट ये है कि तुमने इसकी प्रैक्टिस पहले कर रखी थी, लाइक तुमने मॉक टेस्ट भी सेम अटेम्प्ट कर रहे थे फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के पार्ट, मतलब यही है कि जो तुम करते हुए आ रहे हो, अभी तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा प्रैक्टिस में है वही करो, ठीक है। किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, किसी का बायो होगा, और जो तुम करते हुए आ रहे हो मैक्सिमम चांसेस है कि वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट अभी तक रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक हाथ बैठ चुका है, ठीक है, उस इसके ऊपर, राइट। एक अगला बिल्कुल, क्वेश्चन, लास्ट में चेंजेस तो नहीं करने चाहिए। लास्ट में चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो एक है सिली मिस्टेक वाला, लाइक हर कोई बच्चा जो देख रहा है वीडियो कहीं ना कहीं अपने 50 नंबर 100 नंबर सिली मिस्टेक में गवा देता है, लाइक करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, जल्दबाजी में पैनिकिंग कर ली, या एमसीक्यू मतलब कोई न्यूमेरिकल है तो वो क्वेश्चन एरर हो गया। तो ये सब चीज़ों को कैसे मतलब कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर तुम्हारा 720 स्कोर है, तुमने एक भी सिली मिस्टेक की नहीं, मतलब तो कैसे इसको मैनेज करना है? इसके लिए वही यार कि जो पेन या पेंसिल जो भी है वहाँ पे पेन होता है, वैसे पेन से उसको आपको क्वेश्चन पेपर को एक एक लाइन को एकदम ग्रेज करना होता है, मतलब एक एक लाइन को ऐसे ऐसे करके एकदम करना होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको सर्कल करना होता है। तो वो तरीका एकदम अपनाओ, और उसमें बिल्कुल गैप, मतलब बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं करना है, कुछ भी केयरलेस नहीं होना है कहीं पे भी। वो केयरलेसनेस ही सबसे बड़ा रीजन होता है मिस्टेक का। ऑप्शन पूरा पढ़ते नहीं है, ऑप्शंस में वैसे नहीं, ऑप्शन में भी वही करना है, एकदम पूरा एक एक वर्ड को ऐसे पेन नीचे डाल के एकदम ग्रेज करना है, ऐसा नहीं कि उसमें लिखना है, बस ऐसे ग्रेज करना है उस ऊपर ऊपर से, कि एकदम घिसते हैं ना जैसे ग्रेज करते, तो वो होता है ग्रेजिंग करनी है, और फिर जो इम्पोर्टेंट है उसको सर्कल करना है, और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को सर्कल करते रहो, ऐसे तुम्हारा जो जिस पे फोकस करना है वो भी तुम्हें आइडिया लगता रहेगा। तो जब तुमने पेपर अटेम्प्ट किया, तुम्हें सारे क्वेश्चन आ रहे थे, 180 और 180 क्वेश्चन आ रहे थे, कि कोई एक दो डाउट्स भी थे? नहीं, डेफिनेटली डाउट्स तो थे। दो क्वेश्चंस थे जिन पे बहुत ज़्यादा डाउट था, और वो दो क्वेश्चन मतलब मैं एग्जाम के बाद भी श्योर नहीं था, और इनफैक्ट आंसर की आने के बाद भी श्योर नहीं था, क्योंकि वो तो अलग अलग कोचिंग्स का अलग रहता है, तो 3-4 कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर किए थे, और वो दोनों क्वेश्चन पे 3-4 कोचिंग ने अलग अलग आंसर किए। एक वो GM वाला था, हाँ, G0 और M वाला, हाँ एग्जिट वो था, और हाँ एक और था जिसमें कोचिंग में डिफरेंट नहीं था, बट मेरे माइंड में था, मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब वो मेरे को इतना ढंग से याद नहीं आ रहा था उस पॉइंट, मतलब मैंने पढ़ा था वो चीज़, बट इतना ढंग से याद नहीं आ रहा था। जैसे वो आई थिंक फिजिक्स एनसीईआरटी से उठ के आया था, वो कॉपर की कंडक्टिविटी का कर्व था, तो वो डायरेक्ट फिजिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, और ऐसे हम लोग क्वेश्चन जनरली सॉल्व करते नहीं है, डायरेक्ट फिजिक्स एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के दे दिया, तो वो मतलब मैं पढ़ा था, बट बाद में फिर इसलिए हो गया अनश्योर था। पहले ना सारे इंसिडेंट का डायग्राम देख लिए थे, ग्राफ वगैरह, तो उसमें फंस गया वो सवाल। तो ये फायदा है कि लास्ट में जितना तुम रिवाइज करोगे चीजों को, थ्योरी वाली चीज में जितना ज्यादा तुम्हारा फायदा उतना ज्यादा होगा, है ना। और इसका एक सवाल है कि ओएमआर वाला, कि ओएमआर कैसे फिल की थी, लाइक पहले फिजिक्स का ओएमआर फिल की, कि लास्ट में फिल की, कैसे किस तरीके से ओएमआर फिल की थी? ओएमआर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा ये स्ट्रेटजी था, वैसे जिसका जो है वो उनको करना चाहिए, बट मेरा ये था कि जो थियोरेटिकल है, जैसे बायो हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक भी काइंड ऑफ मैं थियोरेटिकली मान रहा हूँ इसमें, तो उस केस में मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसका डायरेक्ट आंसर मैं बबल ओएमआर शीट में ही भर देता था, क्योंकि मैं श्योर होता था उसमें, ठीक है। बट जो कैलकुलेशंस है, जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वहाँ पे मैं क्या करता था, ताकि मेरे को एक बार कैलकुलेशन फिर से रीचेक करना होता था, मैं क्या करता था, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद वापस आया और एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन वापस से रीचेक की, फिर बबल रखा, तो ऐसे किया था। राइट, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये स्पेशली उन लोगों जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, जिनका मतलब ग्रिप है, कमांड है, राइट, बट ये उनके लिए जो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये भी तुम्हारा स्ट्रेटजी अच्छा है कि तुम पहले बायो कर लो, ओएमआर भर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो, ओएमआर भर लो, फिजिक्स कर लो, ओएमआर भर लो। एक सबसे जो ये चीज़ है कि तुम पूरा पेपर करोगे, फिर लास्ट में करोगे तो उसमें पैनिक करने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्राई करो सब्जेक्ट वाइज जाओ या क्वेश्चन वाइज जाओ, सबसे इजी वाला चीज़ है। सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, क्वेश्चन वाइज कर सकते हो। एक और स्ट्रेटजी होता है कि एक पन्ने में जितने सवाल हैं वो सॉल्व कर लिया, उस पेज के जितने क्वेश्चंस को भर दिया, वो भी कर सकते हो। मैंने ट्राई कर रखा, और ये सब मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें है, तो थोड़ा बहुत तुम्हें एक दो चीज़ों में ऊपर नीचे एक दो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कि लाइक मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन था, मतलब कब पता लगा कि 720 आ रहे हो? नहीं पता तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके बाद भी जब पता लगा कि उसमें कोई करेक्शंस नहीं हो रहे हैं,
तब जाके कंफर्म हो पाया था कि 720 आई थी। बट वैसे लग रहा था कि या तो 710 आएंगे। अगर दो क्वेश्चन में डाउट था, एक और क्वेश्चन में भी था, मतलब मैं तो उस क्वेश्चन में श्योर था, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, एक और क्वेश्चन भी उसमें 2-3 कोचिंग्स में डिफरेंस था। तो बट मेरे को लग रहा था कि नहीं मेरा वाला सही होगा। बट ऐसे दो क्वेश्चन थे, अगर याद होगा 20 एस्पिरेंट्स आकाश वालों को करेंगे याद दो होगा। क्या कि मैं अलग अलग थे, लाइक मैं सेम। हाँ एग्जैक्टली दो क्वेश्चंस में था। तो मेरे को था कि या तो 710 आएंगे अगर आकाश वाला सही हुआ तो, और अगर एलन वाला हुआ तो 720 आएंगे। 690 आएगा, 680 आएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन दोनों में अलग था, तो एक मिनिमम था एक मैक्सिमम था, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट फाइनली 720 तो आ ही गए। हाँ फाइनली तो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। राइट। और एक चीज जो डाउट होता है, लास्ट क्वेश्चन भी है अपना, कि नीट से पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए, जस्ट लाइक नीट से 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट दे, कि मॉक टेस्ट देना छोड़ दे, या मतलब 3-4 दिन पहले क्या करना चाहिए? तो नीट से आई थिंक एक हफ्ते पहले से ही मतलब मॉक टेस्ट देना नहीं चाहिए, मतलब जनरली प्रेफर्ड यही होता है कि या 5 या 6 दिन पहले से छोड़ दो मॉक टेस्ट देना। क्योंकि 2-3 रीजंस होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस पे भी असर कर सकता है, दूसरा ये भी होता है कि थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर लो, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है वो चीज़ एक बार, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ें देख के जाओगे वो एकदम झट से याद आती है, एक एक सेकेंड के अंदर वो चीज़ें याद आएगी। बट अगर वो चीज़ नहीं देख रखा होगा, काफ़ी टाइम पहले देखा होगा, तो वो इतना जल्दी याद नहीं आएगा, याद आ जाएगा फाइनली। बट देखो नीट ऐसा खेल है कि भाई एक एक सेकेंड उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है और इतना प्रेशर होता है कि हम जो क्वेश्चन आ भी रहा होता है हम उस पर भी डबल चेक ट्रिपल चेक करके 4 बार चेक करके लगा रहे होते हैं, इस डर से कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं टाइम का क्रंच तो पक्का होगा, चाहे तुम कितना भी फास्ट सॉल्वर हो। मतलब मैं भी काफ़ी फास्ट करता था, फिर भी मेरे को टाइम का क्रंच लग रहा था। तो एक कोई फाइनल टिप या ऐसा कोई लाइक अपने जो एक्सपीरियंस उसके ऊपर बेस की, यार ये चीज़ जो है ये सच में बच्चों का स्कोर बूस्ट कर सकती है, रैंक बूस्ट कर सकती है? एक फाइनल टिप जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग क्या होता है ना कि मान लो तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें मैंने एक सिंपल सी चीज़ गलत कर दी, जो काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, या तो मैं भूल गया, सिली मिस्टेक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो एकदम झट से कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार ये इतना सिंपल था, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं नीट में ऐसा तो नहीं कि मैं इसको गड़बड़ कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, नर्वस नहीं होना, इतना सोचना नहीं है। सिली मिस्टेक्स वगैरह कॉमन चीज़ है, मेरा तो कॉमन चीज़ है कि कई बार होता है कि इतना इजी सवाल होता है, लगता है कि यार ये नहीं आ रहा मुझसे, या मतलब एक चीज की वजह से कॉन्फिडेंट तुम्हारा लो हो जाता है, वो चीज नहीं करनी। सबके साथ कॉमन है ये चीज, होती है, गलती है सबसे, एकदम बेसिक सवाल पे तुम कई बार गलत कर लोगे, लाइक इक्वेशन डालना हो v इज इक्वल टू u प्लस 80 भी तुम गलत कर दोगे, तो वो चीज तुम्हें ज्यादा माइंड पे टोल नहीं लेना उस चीज का, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली मतलब 1 साल आपने प्रिपेयर किया या 2 साल आपने प्रिपेयर किया ढंग से, तो उस चीज पे ट्रस्ट करो, खुद पे थोड़ा ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिगड़ जाएगा, चीजें इतनी भी नहीं बिगड़ती, क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे, इवन लास्ट वाला जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें भी एक सिली मिस्टेक था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उसके बाद ऐसा तो मैं अगर डर रहता है तो पक्का मैं नीट में करता, तो ऐसा नहीं होता। नीट में मेरे को एक चीज और चीज फील हुई थी कि कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है, मतलब जो मैं कंसंट्रेशन मॉक पेपर में लगा पा रहा था उससे काफी ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 10% से तो मेरे को लग रहा था कि मैं 10% ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना प्रेशर होता है कि हम लोग एक एक वर्ड को एकदम ध्यान से कर रहे होते, तो वो थोड़ा हो जाता है, वो ऑब्वियसली वो चीज आपसे भी हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि सबको अपने आंसर्स मिल गए होंगे और कुछ इंसाइटफुल इस पॉडकास्ट से मिला होगा, ठीक है। सो थैंक यू शोएब आने के लिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और इतना अच्छा मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और काफी सारे पॉइंट्स निकल के आए, होपफुली बच्चों को मदद होगी यार इससे। हाँ बिल्कुल, और पढ़ते रहो यार, अपना एफर्ट डालते रहो, ठीक है। अभी टाइम है, टाइम तो क्या ही है, बट अब इतना टाइम है कि अपने माइंड को रेडी कर लो कि भाई ये एक मेन डे है, इस दिन जितना भी मेरे पास है, 1-2 साल का मेहनत जितना भी है, इसको मैं अपना 100% देख के निकाल के लाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना यार, सबको सब्सक्राइब कर लेना, शो को चैनल भी चेकआउट कर लेना, और कोई भी इशू हो तो कमेंट कर देना, ताकि आपके कमेंट्स में आपका आंसर कर सकूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।